हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सुनाई है मुझे मेरी हाउस हेल्प ने। ये उत्तराखंड की कहानी नहीं है, ये है कहानी ज़िला अमेठी की। तो कहानी इस तरह से है कि जो हमारी हाउस हेल्प हैं उनकी नानी हैं, जो वो अमेठी ज़िला से हैं। उनके गांव का नाम है देवकली। और जो नानी जी हैं उनकी बेटी की शादी हुई पारा गांव में। पारा गांव जो है वो जगदीशपुर और रानीगंज गांव है, कोई उनके पास ही पड़ता है ये जगह पारा गांव। और दोनों गांवों का डिस्टेंस जो है देवकली और पारा गांव के बीच का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन पौन घंटे के करीब का डिस्टेंस होगा। तो गांव में पहले ऐसी होती थी ना, आसपास के गांव में शादियां हो जाती थी। तो जो हाउस हेल्प मुझे कहानी सुना रही है वो कह रही हमारी मौसी की शादी जो है देवगली गांव से बारात गई और पारा गांव में। तो इनकी जो नानी हैं ये बहुत साध्वी किस्म की महिला है, मतलब कि भजन सिमरन करना, ध्यान करना और साधिका टाइप हैं वो। और उनमें काफ़ी सिद्धियां भी हैं उनकी नानी में जो हैं। तो ये इस तरह से बताती हैं कि क्या हुआ, हमारे मौसा जी शादी के काफ़ी साल के बाद मतलब कुछ प्रॉब्लम होने लगी उनको, कुछ बीमारी लग गई उनको और बहुत ज़्यादा इलाज किया। और हमारी नानी का जो है बहुत सपोर्ट रहता था उनको, मौसा जी को। मतलब सास और दामाद के बीच में बहुत अच्छा इमोशनल एक रिलेशनशिप बन गया। नानी पैसे से भी मदद करती थी और उनको सपोर्ट करती थी इमोशनली कि कोई बात नहीं दामाद जी, ठीक हो जाओगे। तो दोनों के बीच में ना बहुत अच्छा सा एक रिलेशन बिल्टअप हो गया। और बहुत इलाज करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद एक दिन क्या हुआ कि वो नहीं बचाए जा सके, उनकी डेथ हो गई। तो ये बताती हैं कि जैसे होता है कि किसी की घर में मृत्यु हो जाती है, अपने संबंधियों में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अपने रिश्तेदार सब लोग आते जाते हैं और पूरा जब तक वो क्रियाकर्म का सब कुछ संपन्न नहीं हो जाता तब तक उस घर में रहते हैं। तो ये नानी जी भी जो है ये गई अपने दामाद के घर, देवकली जगह से पारा गांव गई। और ये पैदल ही जाती थी हमेशा, क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है तो साधन भी नहीं होते थे गांव में कुछ। तो कहते क्रियाकर्म वगैरह सब कुछ हुआ, हमारी नानी जो है सांत्वना वगैरह देके पूरे परिवार को जो है वो अपने घर आ गई। तो कहने लगी कि वो मुझे ऐसा फील होता था, नानी जी बोलती हैं कि ऐसा लगता था ना कि हमेशा ना कोई साथ है, तो उनको किसी की प्रेजेंस फील होती थी ऑल द टाइम। तो कहती है जो भी कुछ कार्यक्रम था 13 दिन का वो सब कुछ संपन्न करा उन्होंने और अपना घर के लिए चल पड़ी। तो कहती हैं कि जब वो घर से निकली, मतलब अपने दामाद के घर से निकली, अपनी बेटी के ससुराल से निकली जब वो, तो कहते थोड़ी दूरी के बाद उनको ऐसे लगा कि महसूस होने लगा कि जैसे उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। फुटस्टेप्स की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। तो पहले उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन वो फिर लगने लगा कि जैसे फुटस्टेप्स काफ़ी करीब आ गए हैं। तो उन्होंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो क्या देखती हैं कि जो उन्हें बहुत टाइम से फील हो रहा था कि किसी की एग्जिस्टेंस, मतलब कोई आसपास है, कोई एंटिटी। तो उन्होंने देखा कि मेरे साथ जो चल रहा है, जिसके फुटस्टेप्स थे, वो दामाद था, बिल्कुल बगल में चल रहा। और वो जैसे ही उन्होंने देखा उनको तो पूरी बॉडी उनके ऐसे सिहरन उठ गई पूरे शरीर में। तो जैसे मेरी हाउस हेल्प मुझे बता रही हैं कि हमारी नानी जो है उन्होंने बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया मौसा जी को कि वो डेड है, मतलब मर चुके हैं वो कह रही वो बड़े नॉर्मली उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। और दामाद जी सब ठीक है? तो कहने लगे हाँ अम्मा जी, आप अकेले कैसे निकल गए घर से, मैं ऐसे कैसे अकेले आपको जाने दूँ। तो कहेंगे नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप घर जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं गांव तक छोड़ के आऊँगा, घर तक आपको, वही जो देवकली गांव था। तो कहने लगी, उन्होंने बहस नहीं की उनके साथ में, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो कहने लगे बड़े आराम से बातचीत करते हुए वो उनके गांव के जो घर होते हैं, घर के आगे एक अहाता सा होता है, वहाँ पर बाहर आके रुक गए वो, क्योंकि मे बी सोल्स की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी। तो अम्मा जी को कहने लगी कि
मतलब उनके अंदर वो, उनकी नानी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मतलब ये दामाद है, अब इसको ऐसे खाली हाथ कैसे विदा कर दूं, क्योंकि जीवन भर कभी बेटी दामाद को खाली हाथ जाने नहीं दिया। तो कहने लगे, हमारी नानी ने बोला कि रुको एक मिनट। तो कह रही नानी अंदर गई, अंदर जाके कह रही हमारे यहाँ मतलब इस तरफ अमेठी साइड कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमेशा लैया घर में ना भून के रखी रहती है, लैया घर में रखी रहती है, जो जिसके चौलाई जब होती है उसके लड्डू भी बनते हैं। तो कह रही अम्मा नानी अंदर गई और कह थाल भर के इतना बड़ा लैया लेके आई और उन्होंने कहा कि ये लो लैया लेके जाओ। तो कहने लगी उन्होंने बड़ी रेस्पेक्ट के साथ, मतलब उन्होंने जो होता है क्या बोलते हैं उसको, नीचे पहन रखी धोती टाइप पहनी होती है, जिसको वो साउथ इंडियंस भी पहनते हैं नीचे। वो धोती का उन्होंने ऐसे फोल्ड की, उस धोती को उठाया थोड़ा सा ऊपर और ऐसे किया धोती का आगे का हिस्सा, और कहने लगी उसमें नानी ने लैया डाली और उन्होंने ऐसे उसको ऐसे पकड़ लिया, मतलब धोती को। लंबी होती है ना तो धोती, जिसको लुंगी भी कहते हैं, थोड़ा सा समेट के नीचे से, और उसमें उन्होंने वो लैया बांध ली कहते हैं, और नानी से उन्होंने विदा ली। तो वो बता रही हैं कि उसके बाद भी जब भी नानी कभी घर से अकेली जाती तो घर मौसा जी हमेशा प्रकट हो जाते थे, और मौसा जी हमेशा कहते थे अकेली कहाँ जा रही हैं अम्मा। तो मतलब दामाद और सास के बीच में एक इमोशनल रिलेशन बिल्टअप हो गया था, जिसकी वजह से उनको लगता था कि इन्हें अकेले नहीं छोड़ना है, कहीं जाने नहीं देना है अकेले। मतलब वो सोल हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। और वो बताती हैं कि मेरी नानी के अलावा घर में वो बच्चों को कभी कभी दिखाई देते थे, लेकिन और किसी को कभी भी नज़र नहीं आए। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सोल्स जो होती हैं, या हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा है कि अटैचमेंट्स जो है संसार में हमें बार बार लेके आते हैं। तो सास और दामाद का जो अटैचमेंट था, ये उसको अपनी मदर इन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अटैचमेंट हमेशा रेडी रहता था, और वो सोल हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती थी। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जीवन में किसी के, और ये हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर भी करती हैं कि संसार कैसे है, किस तरह से चलता है संसार, और संसार में प्रकृति के क्या नियम हैं। और ये घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये घटना मुझे सुनाई मेरी मॉम ने। तो बात है ये, जब मेरी मम्मी जो है वो काफ़ी यंग थी और गांव में रहती थी, तो वो बताती हैं कि उनके गांव में ये घटना घटी है। उत्तराखंड का एक गांव है, सिलवाड़ है उस जगह का नाम। तो कहती हैं कि वहाँ पर क्या था कि गांव की कुछ लड़कियाँ, जो वीकेंड होता था सैटरडे संडे, बाकी दिन तो लड़कियाँ स्कूल जाती थी, और सैटरडे संडे पेरेंट्स जो है उनको भेज देते थे जंगल कि 4-5 लड़कियां मिलके जाओ और खूब सारा घास काट के, थोड़ी लकड़ियां वगैरह जंगल से लेके आओ। जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनके वो घिरनियाँ कहते हैं, जिसको वो सब बोरी लेके जाते थे, उसमें भर भर के लेके आते थे। कुछ लड़कियां घास काटती थी, कुछ पेड़ पे चढ़ के जानवरों के लिए, मतलब इस तरह का उनका ये होता था कि सैटरडे संडे जाना है और बहुत सारा घास वगैरह काट करके और जानवरों के लिए लेके आना है। तो इतवार का दिन था और ये 4-5 सहेलियाँ थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज हम जाएंगे जंगल, और एक तरह से लड़कियों की एक पिकनिक सी भी हो जाती थी, और घर से खाना वगैरह लेके जाती थी। सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके जाते थे, और 10-11 बजे के करीब जंगल पहुँचे, और फिर उसके बाद अपना हंसी ठिठोली करते हुए, कोई घास काट रहा है, कोई घिरनियाँ इकट्ठी कर रहा है चिड़ के पेड़ों की, कोई पेड़ पे चढ़ के टहनियाँ काट रहा है कि जानवरों के लिए चारा भर के लेके जाना है। तो कहने लगे इस तरह हंसी मजाक करते हुए 4-5 सहेलियाँ अपनी जंगल में काम कर रही थी अपना। और तो क्या हुआ कि 1-1:30 बज गया। तो उन्होंने बोला कि चलो अब सब मिल कर के जो अपने अपने घर से लेके आए हैं खाना, वो खाते हैं। पानी लेके आ रखा था मटकों में, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मटकियों में, तो हाथ वाथ धोए और एक चद्दर सी बिछाई, और 5 सहेलियाँ जो है अपना अपना जो रुमाल में लेके जाते थे। पहले टाइम पे तो टिफ़िन कहाँ होते थे, रुमाल में उन्होंने अपनी, किसी ने अपनी रोटी निकाली, सब्ज़ी निकाली, और किसी ने कोई चटनी लेके आया था, कोई प्याज की सब्ज़ी लेके आया था। सब ने अपना अपना खाना खोला। और एक लड़की उनमें से ऐसी थी कि जिसने वो कुछ नहीं लेके आई थी अपने साथ सब्ज़ी वगैरह। उसने क्या करा, अपनी 4 रोटियां निकाली और 2 भेलियाँ थी छोटी छोटी सी गुड़ की,
उसने वो गुड़ निकाला अपने उसमें से, रुमाल में बांधा हुआ था, जो लंच कह सकते हैं आप। तो और लड़कियां कहने लगी गढ़वाली भाषा में, ए जंगल नहीं लियांदा गुड़, मिठू नहीं लियान चाणू च जंगल में, कि अरे गुड़ नहीं लाते जंगल में, मीठा नहीं लाना चाहिए जंगल में। तो वो कह रहे हाँ कुछ नहीं होता। तो सब सहेलियाँ कहने लगी अच्छा चल अब तो गुड़ लेके आ गई है, तो ऐसा कर जिस चद्दर पे हम बैठे हुए हैं इसके चारों कोनों में ना थोड़े थोड़े टुकड़ा रख दे, कि वन देवी के लिए, भूत प्रेतों के लिए, वन देवी के लिए, और कोई भी एंटिटीज़ आसपास रहती हैं उनके लिए भी रखना चाहिए। तो वो लड़की मानती नहीं थी इन चीज़ों को, मे बी जो भी उसके दिमाग में आया होगा उस समय भगवान जाने। उसने बोला कि नन्ना मिलते सर्रा गिंदोड़ी खान, मतलब कि मैं तो सारी गिंदोड़ी कहते हैं उसको, गुड़ के डलों को हमारे पहाड़ी भाषा में गिंदोड़ी कहते हैं। उसने कहा मिलते सारा गिंदोड़ी खान, कि मैं तो सारी गिंदोड़ी खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी किसी भूत प्रेत को कुछ भी। तो सब लड़कियां वही खिकी खिकी हंसने लगी, यंग एज, और अपनी मस्ती में थे सब के सब, और अपना घास वास काटा, खाना वाना खाया, अपना घिरनियाँ वगैरह जो थी चिड़ के पेड़ की वो थैलों में भरी बोरे में, और वो लड़कियां घर आ गई। तो 3-4 बज गए शाम के घर आते आते, तो सब अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद क्या होता है, थक हार के सब क्या करते हैं बच्चे, नहा धोए अपना और चूल्हे के पास बैठ गए अपना खाना वाना खाने के लिए। गांव में लाइट वाइट तो कुछ होती नहीं थी, सब कहानियाँ अपनी चलती थी चूल्हे के चारों तरफ बैठे हुए। तो बताने लगे सब बच्चे अपने घर में कि आज क्या क्या हुआ। तो तब तक पड़ोस के घर से एक जो जिस लड़की ने गुड़ लेके गई थी, जो उसकी माँ भागती हुई आई कि हमारे घर आओ, जल्दी से हमारे घर आओ, वो लड़की को पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सारी फैमिलीज़ जो थी, 4-5 परिवार जो भी लड़कियां जिनकी गई थी, तो ये सब के सब भाग के उसके घर गई। तो उस लड़की की माँ जिसके साथ दिक्कत हो गई थी, तो उसकी मदर पूछने लगी कि क्या वैसा जंगल माँ, कि जंगल में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चाची बोलते थे गांव में, मतलब उस लड़की की मदर को सब चाची चाची करके बुलाते थे। तो वो कहने लगे चाची क्या हुआ है, क्या हुआ है, कि वो जो है कोई चीज़ उसको ऊपर उठा रही है और फिर नीचे पटक रही है। और वो लड़की खुद अपने मुंह से बोल रही है हाँ तो यह खुली खान तिल गिंदोड़ी, ये अच्छा तो अकेले अकेले खाएगी तो गिंदोड़ी, मिल भी खान गिंदोड़ी, मिल भी खान गिंदोड़ी। मतलब वो खुद कह रही है अंदर से कि अच्छा तो तू अकेले अकेले खाएगी गिंदोड़ी, मुझे नहीं देगी गिंदोड़ी, मैं भी खाऊंगी गिंदोड़ी, मैं भी खाऊंगी गिंदोड़ी, गुड़ की गिंदोड़ी मतलब। तो अब उसकी मदर को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसको ऊपर उठा रही है कोई चीज़, पटक के नीचे फेंक रही है, और वो खुद अपने मुंह से ये बोले जा रही है। तो गांव के लोग तो इन चीज़ों में काफ़ी होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, समझ गए तुरंत कि जंगल में ज़रूर कुछ हुआ होगा। तो उन लड़कियों को बुलाया उन्होंने कि सब इकट्ठे हो जाओ, सब बताओ जंगल में क्या हुआ था। तब उन्होंने बोला, सब लड़कियों ने सबकी चची इन अच्छा है, बल्कि सब हम खाना अच्छा है, और इन ले अच्छा गुड़ हमल बोल की चारों कोनों पर धैर दे गुड़ पर इन धार, कि चाची चारों कोनों पे हमने इसको गुड़ रखने के लिए बोला पर इसने नहीं रखा गुड़, और हम इसको कह रहे थे जंगल गुड़ नहीं लेके आते, अब तू ले आई है तो चलो चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दे। तो कह लगी मानी नहीं, इसने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी सारी गिंदोड़ी। तो अब उनको समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर कोई ऐसी सोल या कोई एंटिटी ऐसी आसपास थी जो भूखी थी, और वो इन बच्चों को खाना खाते हुए देख के, क्योंकि मीठा सबसे ज़्यादा पसंद होता है भूत प्रेतों को, तो उस मीठे पर आ गई झपट, वो मीठे पर आ गई वो सोल। और शाम तक तो ठीक रहा, जब अंधेरा होने लगा तो उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, और उस लड़की को वो पटक पटक के, क्योंकि वो चिढ़ गई थी वो सोल, गुस्सा हो गई थी, क्योंकि और उन्हें कहा कि रख दे गुड़ और उसने नहीं रखा, तो वो क्रोध में थी एक तरह से, वो एंगर में थी वो सोल, और वो उसको इस वजह से परेशान कर रही थी। फिर वही गांव के लोगों ने, फिर बड़े बुज़ुर्गों ने सब किसी को बुलाया, कोई तांत्रिक या कोई जानकार जो होता है व्यक्ति, तो उन्होंने कहा अभी मैं थोड़ा सा रक्षाबंधन इसका कुछ कवच टाइप कर देता हूँ, और मैं इसका इलाज कल करूँगा, इस लड़की का इलाज। तो फिर अगले दिन उसको उसी स्थान पर वो लेके गए जहाँ पे जंगल में उस पर वो झपट आई थी, और वैसा ही गुड़ लेके गए, मतलब उससे ज़्यादा जितना वो गुड़ लेके गई थी अपने साथ 2 डलियाँ, तो 4 डलियाँ लेके गए, और पूड़ी वगैरह सब कुछ बना के ले कर के गए उसी स्थान पर, और उस लड़की के हाथ से वहाँ पर रखा गया। और उस तांत्रिक ने सोल कनेक्ट किया उस सोल के साथ कि हमसे गलती हो गई, इस लड़की को माफ़ कर दो, और हम ये तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं, हम तुम्हें ये गुड़ और पूड़ी भी साथ में दे रहे हैं, और तू इस बच्चे को परेशान मत करना। तो ये सब क्रिया करके वो घर पे
आ गए और उसके बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक रही, उसके साथ उस तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हर बात का जो पहले के लोग कहते थे तो कोई ना कोई मकसद है उन बातों के पीछे और उनको मान लेने में कोई नुकसान नहीं है और इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है कि ऐसा कर दो, ऐसा माना जाता है तो उसे मान लो, अपनी सेफ्टी के लिए उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये घटना जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है चमोली गढ़वाल की। और उस समय मैं गोपेश्वर में खुद एक स्कूल में पढ़ाती थी और हमारे स्कूल में एक टीचर थी संध्या। तो उन मैम ने एक दिन स्कूल में आई वो, तो उन्होंने कहा आपको पता है आज हमारे एक रिश्तेदार है, उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी है। और वो सबको सुना रही थी वो घटना, तो वो अचानक मुझे वो घटना याद आई, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो घटना ऐसी है कि गोपेश्वर से तकरीबन 40 किलोमीटर पड़ता है एक जगह कर्णप्रयाग। तो एक फ़ौजी जो गोपेश्वर का ही बाशिंदा था, गोपेश्वर का रहने वाला था, वो आर्मी में था और 2 महीने की छुट्टी में वो घर आ रहा था। तो क्या हुआ, कर्णप्रयाग तक वो किसी और बस में आया और कर्णप्रयाग से गोपेश्वर के लिए उसने दूसरी बस लेनी थी। और मतलब तकरीबन पौन घंटा या सवा घंटे के करीब का सफ़र होगा। 40 किलोमीटर्स है, पहाड़ी रास्ते हैं। तो कर्णप्रयाग में उस आर्मी वाले उस फौजी व्यक्ति ने जो है एक बस में बोर्ड हुआ, बस में चढ़ा। तो उसने देखा थोड़ी दूर बस चलने के बाद ड्राइवर ने बस रोकी, कोई लेडी थी जिसने हाथ दिया बस को ऐसे करके। और ये शाम के करीब बिल्कुल संध्या का सा समय हो गया था, मतलब शाम के 4 या 5 बजे के करीब का टाइम रहा होगा, मतलब कि सूर्य ढल रहा था। तो उस लड़की ने हाथ दिया, उस लेडी ने, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नई नई शादी हुई है उसकी। उसने रेड कलर की साड़ी और खूब अच्छा सा मेकअप और ज्वेलरी वगैरह इस तरह से पहनी हुई थी जो हमारे पहाड़ में गुलूबंद होता है, मतलब जैसे पहाड़ी ज्वेलरी होती है। तो ऐसा लग रहा था कोई लड़की है पहाड़ी और इसकी नई नई शादी हुई है। तो हाथ दे रही, तो ड्राइवर ने गाड़ी बस रोकी, तो वो बस में चढ़ी। तो बस में चढ़ने के बाद उसने ऐसे चारों तरफ ऐसे करके देखा तो कहीं कोई ना जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। तो उस फौजी ने बोला जगह देखे कि यहाँ पर बैठ जाओ। उसने सोचा गाँव की कोई लड़कियाँ नई नई शादी हुई है और थोड़ी शर्मा और ऐसी मतलब डरी डरी सी भी लग रही थी और थोड़ी परेशान सी लग रही थी। तो फौजी ने जो है उसको बोला मेरे यहाँ बैठ जाओ, जगह दे दी थोड़ी सी साइड में। तो वो लड़की वहाँ पर बैठ गई। तो थोड़ी देर में कंडक्टर आया, उसने टिकट वगैरह के लिए उससे पैसे मांगने लगा। तो उसने ऐसे बोला भैजी में वो नीचे पैसा, कि भाई साहब मेरे पास नहीं है पैसे। तो उस फौजी को थोड़ी दया आई, उसने बोला कि कंडक्टर को कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पैसे। तो उसने उस लड़की के मतलब पैसे दे दिए। उसको लगा पता नहीं ससुराल से परेशान है, कुछ इस तरह से मन में जो भी भाव आया होगा उस आर्मी वाले के मन में, फ़ौजी के मन में। और फ़ौजी वैसे भी स्वभाव से होते ही हैं हेल्प करने वाले। तो उसने उस लड़की के टिकट के पैसे दे दिए और वो अपना गोपेश्वर बस अड्डे पे उतर गया। और वो लड़की भी थोड़ी कहीं पे उतर गई होगी, पहले उतरी है गोपेश्वर में उतरी, इतना डिटेल नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो लड़की भी उतर गई और वो अपने गोपेश्वर बस अड्डे पे उतर गए और अपने घर चले गए। घर पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी अंधेरा हो गया, रात हो गई। पेरेंट्स के साथ बातें करने लगा। होता ही है ना, बच्चा इतने 2 महीने के बाद 2 महीने के लिए छुट्टी आया है घर पे और इतने सालों के बाद आया फ़ौज से। तो खाना पीना खा करके वो सो गया। तो वो जब सोया तो जब उस व्यक्ति ने कहानी सुनाई तो वो कहानी हमको तभी समझ में आई होगी बाद में, तो जिस तरह से मुझे बताई गई है वैसे ही सुना रही हूँ आपको। तो कह रहे वो सोया जब, तो उसको लगा कि कुछ ना अजीब सा हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मतलब कुछ भारीपन सा और उलझन हो रही है। वो सोचने लगा मन में कि मेरे को तो बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती है और मैं इतना थक के इतना सफ़र करके आ रहा हूँ, नींद क्यों नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। खैर ऐसी उथल पुथल दिमाग में उसकी चली थी और वो सो गया। और अचानक रात को अजीब सी उसको फीलिंग हो रही थी, मतलब अनईजी सा फील हो रहा था। और उसकी नज़र जो बगल में ऐसे गई तो उसने देखा वो वही लड़की जो जिसका उसने टिकट लिया और नई नई शादी थी उसकी। और वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया लड़का, और उसको मतलब एक तरह से बेहोश सा ही हो गया और उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, मतलब। तो वो कब तक बेहोश रहा, क्या बेहोश रहा, कुछ नहीं पता। सुबह वो जब उसकी माँ ने उसको हिलाया उठाया तो वो बहुत सदमे में था और
उसको ये समझ नहीं आया कि ये हकीकत थी या सपना था उसके साथ में। मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि वो स्वप्न था या रियलिटी थी। और मैं हूँ तो अपने बिस्तर में ही, यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। खैर वो इसी भ्रम में रहा, उलझन में रहा, और इस तरह से पूरा दिन अपना, फिर वो अपनी दिनचर्या में लग गया, काम में लग गया। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि यार ये था क्या, और मुझे तो रियल सा ही लग रहा था, लेकिन क्या ये सपना था, ये क्या था मतलब। अच्छा ये सब हुआ और दिन भर काम वाम करके फिर खाना खा के फिर वो सो गया। और अगली रात को अब उसको सोने से थोड़ा सा फील हो रहा था कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं वो रियलिटी थी या मेरा सपना था। और इसी ऊहापोह में फिर उसकी आंख लग गई, वो फिर सो गया। और अचानक फिर रात को उसको जो है अजीब सा महसूस होने लगा उसको, और एकदम से नींद खुली तो उसने देखा बगल में फिर वही लड़की। अब उसने जो है वो कमरा छोड़ के एकदम से बाहर की तरफ को भागा और पानी वानी पीने लगा। और उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, और थोड़ी देर वो ना बाहर ही बैठा रहा, दूसरे आंगन में टहलता रहा। अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और पूरी रात उसने ऐसे ही काट दी, घर में किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर अगले दिन फिर वही दिनचर्या, अपना घर का काम काज करना, सब कुछ बातें, घर परिवार के साथ मिलना जुलना, उस सब में लगा रहा। और अब उसने सोच लिया था मन में कि अगर आज मेरे साथ फिर ये घटना घटी, ऐसा हुआ, तो मैं कल माँ को ज़रूर बताऊँगा अपने। आज का दिन और देख लेता हूँ मैं कि मेरा भ्रम था या ये कुछ हो ही रहा है। ये अब उसको कुछ कुछ तो एश्योरेंस हो रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है मामला। अच्छा तीसरी रात हुई। तीसरी रात को उसको बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी उसको। और अचानक उसकी आंख ऐसे हल्की सी बंद हुई तो उसको लगा उसकी छाती पे कोई बैठ गया है। मतलब पहले तो उसको लग रहा था कि बगल में कोई सोई है, उसके बाद वही लड़की जो शादीशुदा न्यूली मैरिड थी, वो सकुचाई सी जो उसको नज़र आई थी उस दिन बस में, वो उसकी छाती पे बैठी हुई ऐसे करके। और उसने ऐसे स्माइल किया उसके मुँह की तरफ, और उसे बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया। और जब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया तो घर के सारे लोग आ गए, उसकी मदर वगैरह सब लोग आ गए कि क्या हुआ। तब उसने घर वालों को रात को ही सारी घटना सुनाई। तो पूरे फिर परिवार वालों ने रात को ही किसी को बुला के लेके आए वो। तो किसी पंडित पुरोहित जो भी कोई जानकार रहा होगा गांव में, उन्होंने उसको रक्षा कवच बांधा कि आज रात के लिए हम इतना इंतज़ाम कर देते हैं और इसके बाद इसका इलाज करेंगे। तो उसके बाद इलाज हुआ उसका प्रॉपर, जिस भी तरीके से पंडित पुरोहित जो भी तांत्रिक जिसने उसका इलाज किया होगा। और उसके बाद वो लड़की आई नहीं, लेकिन वो मेरी फ्रेंड जो है वो बता रही थी मुझे कि वो ना भाई साहब बोलते हैं वो उनको। तो कह रहे हो भाई साहब इतने कमज़ोर हो गए 3 दिन के अंदर अंदर, और पूरा चेहरा से काला सा पड़ गया उनका कि जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो उनको। तो अब ये घटना जो है सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भूत प्रेत या आत्माएं कभी बिल्कुल रियल नज़र आती हैं? क्या कभी आपके जीवन में कभी आपको ऐसे कोई नज़र आए और पता चला कि बस में हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं, पता ये हम सोच भी नहीं सकते कि भूत प्रेत कुछ हो सकता है। तो बड़ा अजीब लगा ये सुन कर के कि क्या ऐसा हो सकता है। वो कह रही थी बिल्कुल उसको ऐसा लगा बिल्कुल रियल लेडी है, और कोई उसमें ऐसा कोई साइन नहीं था कि ये कोई चुड़ैल या भूत प्रेत कुछ भी है। लेकिन वो तभी समझ में आया जब उनके साथ ये इस तरह का ये इंसिडेंट हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि संसार बहुत विचित्र है, और इसको समझना जो है हमारी नॉलेज, हमारी समझ, हमारी बुद्धि से बहुत परे है। तो अब ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन सब घटनाओं को किस ढंग से लेते हैं।